दोस्तों, मित्रों, छात्राओं, भाई बहनों, नमस्कार। आपका अपने इस चैनल पर स्वागत है। आज अंतिम मौका है। कल आपका कक्षा 12 शिक्षा शास्त्र का पेपर है। पूर्णांक देखिए 100 का होता है। अगर इस वीडियो को आपने नहीं देखा तो बाद में आपको पछताना पड़ेगा। वीडियो को अंत तक देखें तो आपके शिक्षा शास्त्र में 95 प्लस पक्का, एकदम पक्का। दोस्तों, मित्रों, इस वीडियो में आपको संपूर्ण पेपर की जानकारी मिलेगी। जिस भैया बहन ने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, कुछ भी नहीं पढ़ा है, वह वीडियो को अवश्य देखे, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। आज की रात पेपर की आखिरी रात है। दोस्तों, कल जाकर पूरा पेपर छाप देना, एकदम छाप देना, 95 प्लस एकदम पक्का। चलते हैं पेपर की ओर। देखिए, शिक्षा शास्त्र कक्षा 12, पूर्णांक है 100, समय 3 घंटे 15 मिनट। पहले देखिए नोट, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। निर्देश, तो पहला निर्देश है सभी प्रश्न अनिवार्य है, यानी कि जितने प्रश्न है वो सारे अनिवार्य हैं। फिर देखते हैं नंबर 2 पे, प्रश्न संख्या 1 बहुविकल्पीय है। 4 उसमें उत्तर दिए हैं, उनमें से एक उत्तर सही है, उस पर टिक करना है। प्रश्न संख्या 2 से 6 तक निश्चित उत्तरीय है। फिर प्रश्न संख्या 7 से 12 तक अति लघु उत्तरीय है, जिनमें से प्रत्येक का उत्तर लगभग 25 शब्दों में देना है। प्रश्न संख्या 13 से 18 तक लघु उत्तरीय है, जिनमें से प्रत्येक का उत्तर लगभग 50 शब्दों में। फिर प्रश्न संख्या 19 से 21 तक विस्तृत उत्तरीय है, जिनमें से प्रत्येक का उत्तर लगभग 250 शब्दों के अंतर्गत लिखना है। देखिए नंबर 3, सभी प्रश्नों के निर्धारित अंक उनके सम्मुख है, अंकित है, मतलब जितने प्रश्न हैं उनके सामने उनके मार्क्स दिए हुए हैं। आपको सभी प्रश्नों को करना है, जितने आते हैं वो भी, जो ना आते हैं उसे भी मिलाकर के लिख देना है, खाली नहीं छोड़ना है। आपका पेपर एकदम अच्छा होगा। देखिए चलते हैं बहुविकल्प प्रश्न की ओर। नंबर 1, प्रत्येक प्रश्न खंड में उत्तर के 4 विकल्प दिए हैं, जिनमें से केवल एक उत्तर सही है। उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखें। देखिए नंबर 1, अपव्यय तथा अवरोधन की समस्या निम्न में से किससे संबंधित। ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से एक उत्तर है। इसकी बहुविकल्प की मैंने पहले ही वीडियो भेज चुका हूँ, उसमें देख लेना। फिर है ख, अधोलिखित में से पवज्जा संस्कार किस काल की शिक्षा से संबंधित है। इसमें भी 4 उत्तर है, वैदिक शिक्षा, बौद्ध शिक्षा, मुस्लिम शिक्षा, आधुनिक शिक्षा। ये एक एक नंबर के हैं। देखिए ग देखते हैं, छोटे परिवार के आकार का मानक निम्न में से किस प्रकार शिक्षा से संबंधित है। जनसंख्या शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, पर्यावरण शिक्षा, दूरस्थ शिक्षा। फिर घ देखिए, अपनी योग्यता, रुचि तथा क्षमता के अनुसार विषय का चयन करना अधोलिखित में से किस प्रकार के निर्देशन के अंतर्गत आता है। नंबर 1, शैक्षिक निर्देशन। नंबर 2, व्यवसायिक निर्देशन। नंबर 3 है व्यक्तिगत निर्देशन। नंबर 4, इनमें से कोई नहीं। देखिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। व्यक्तित्व व्यक्ति के व्यवहार की एक समग्र विशेषता है, निम्न में से किसने कहा है। आलपोर्ट ने। नंबर 2, वुडवर्थ ने। नंबर 3, गिलफोर्ड ने। नंबर 4, टीपी नन ने। अब देखिए निश्चित उत्तरीय प्रश्न आए, छोटे छोटे उत्तर हैं इनके। नंबर 2 देखिए, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन है। द एंशिएंट विजडम किताब के लेखक कौन है। मुस्लिम काल में मकतबों में किस स्तर की शिक्षा प्रदान की जाती थी। नंबर 5 है, कार्बन मोनोऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड किस प्रकार के प्रदूषण के स्रोत हैं। नंबर 6, किस प्रकार के प्रश्नों हेतु विस्तृत उत्तर लिखे जाते हैं। देखिए अति लघु उत्तरीय प्रश्न, ये 4 नंबर के होते हैं और जो है 6 क्वेश्चन करने होते हैं हमें। एक क्वेश्चन जो है 4 नंबर का है। देखिए, भारत में पर्यावरण शिक्षा की समस्याएं क्या है। नंबर 8 है, भूकंप आने के कारणों को स्पष्ट कीजिए। ये भी 4 नंबर का है। भारत में नारी शिक्षा के मार्ग में आने वाली किन्हीं 4 बाधाओं को लिखिए। फिर क्वेश्चन नंबर 10, सीखने के प्राथमिक नियमों का उल्लेख कीजिए। नंबर 11, मानसिक स्वास्थ्य की विशेषताओं का विवेचन कीजिए। नंबर 12 है, बालिका शिक्षा की किन्हीं 2 समस्याओं का वर्णन कीजिए। अब देखते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न, ये 6 नंबर के आते हैं और 6 क्वेश्चन करने होते हैं। नंबर 13 है, महात्मा गांधी की बेसिक शिक्षा के बारे में उनके विचारों को स्पष्ट कीजिए। नंबर 14 है, पर्यावरण शिक्षा के महत्व पर प्रकाश डालिए। फिर नंबर 15 है, जल प्रदूषण के किन्हीं 2 कारकों की व्याख्या कीजिए। फिर नंबर 16, पुरस्कार का अर्थ स्पष्ट कीजिए। पुरस्कार देने के उद्देश्यों का वर्णन कीजिए।
देखिए आधा आधा क्वेश्चन है, 3-3 नंबर का, नहीं क्वेश्चन 6 नंबर का ही है। 17 पे वस्तुनिष्ठ परीक्षण और निबंधात्मक परीक्षण में अंतर बताइए। क्वेश्चन नंबर 18 व्यक्तित्व को परिभाषित कीजिए, व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। आगे चलते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की ओर। देखिए ये 10-10 नंबर के हैं और ये इनमें से जो है 3 क्वेश्चन करने होते हैं हमें। बीच में अथवा है, इनमें से एक हो जाएगा, इसमें अथवा इसमें से एक हो जाएगा, और 21वें नंबर में अथवा इसमें से एक हो जाएगा। देखिए 19 नंबर पे पंडित मदन मोहन मालवीय के शैक्षिक विचारों का वर्णन कीजिए। ये तो ये कीजिए, फिर अथवा है। मुस्लिम शिक्षा में बिस्मिल्लाह रस्म को स्पष्ट कीजिए। मुस्लिम काल में शिक्षा के महत्वपूर्ण उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। फिर नंबर 20 पे देखिए अधिगम से आप क्या समझते हैं, अधिगम की महत्वपूर्ण विशेषताओं का वर्णन कीजिए। अथवा प्रेरणा से क्या तात्पर्य है, शिक्षा में प्रेरणा की क्या भूमिका है, विवेचना कीजिए। फिर नंबर 21 की ओर बढ़ते हैं। मानसिक स्वास्थ्य का अर्थ स्पष्ट कीजिए। मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। अथवा मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान की आवश्यकताओं को स्पष्ट करते हुए शिक्षा में इसके महत्व की व्याख्या कीजिए। अब देखिए अति लघु महत्वपूर्ण जो है प्रश्न है, उनके जो है मैं हल सहित आपको समझा रहा हूँ। देखिए अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनमें से आपके जो है 6 क्वेश्चन लाजमी आ जाएंगे। एक क्वेश्चन 4 नंबर का है और 6 क्वेश्चन हमने करने हैं, 24 अंक आपके पक्के हो जाएंगे। इन्हीं में से आप याद कर लेना। मैंने बहुत जो इम्पोर्टेंट है, जो हर साल आते हैं, उन्हीं का जो है उत्तर सहित ये पेपर बनाया है। इसको आप ध्यानपूर्वक देखें। पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था में गुरु शिष्य के संबंध पर प्रकाश डालिए। अब उत्तर देखते हैं। वैदिक काल में गुरुकुल शिक्षा के प्रमुख केंद्र होते थे। वैदिक काल में गुरुकुल शिक्षा के प्रमुख केंद्र होते थे। गुरु के प्रति सभी शिष्यों के मन में अत्यधिक श्रद्धा एवं आदर भाव होता था तथा गुरु को देवतुल्य अर्थात देवताओं के समान माना जाता था। गुरु भी शिष्यों को पुत्र तुल्य यानी कि पुत्रों के समान मानता था। गुरु छात्रों को न केवल शास्त्रों की शिक्षा प्रदान करता था, बल्कि उनके भरण पोषण यानी कि देखभाल, खाना पीना सभी है, वेशभूषा क्या पहनाना है क्या नहीं इत्यादि का प्रबंध भी गुरु के द्वारा ही किया जाता था। उम्मीद करता हूँ एकदम आपके समझ में आ गए होंगे। नंबर देखते हैं। बौद्ध काल में स्थापित किन्हीं 2 प्रमुख विश्वविद्यालयों के नाम लिखिए। कई बार आया है क्वेश्चन, याद से। नंबर 1 तो नालंदा विश्वविद्यालय तथा तक्षशिला। नालंदा और तक्षशिला 2 ये बौद्ध काल में स्थापित ये यूनिवर्सिटी है। इनको आप अच्छी प्रकार से याद कर लेना। नंबर 3 है पर्यावरण शिक्षा की विषय वस्तु क्या होनी चाहिए। पर्यावरण शिक्षा की विषय वस्तु में पर्यावरण एवं परिस्थिति, प्राकृतिक स्रोत, अनुकूल एवं उद् विकास, पर्यावरणीय संस्थाएं, प्रबंधन, अर्थशास्त्र, जनसंख्या, प्रदूषण, संसाधनों का विनियोजन तथा निशोषण, संरक्षण, यातायात, प्रौद्योगिकी एवं संपूर्ण मानवीय पर्यावरण के नगरीय व ग्रामीण नियोजन का प्रबंध निहित है। इसमें भी है पर्यावरण शिक्षा है। देखिए सर। फिर नंबर 4 जल प्रदूषण के किन्हीं 2 कारकों की व्याख्या कीजिए। जल प्रदूषण किन कारणों से हो रहा है, वो कौन से कारक हैं, उनके बारे में बताना है। देखिए जल प्रदूषण के 2 प्रमुख कारक निम्नलिखित हैं। नंबर 1 खेतों में रसायनों का प्रयोग। खेतों में जो पैदावार है उन पर रसायन छिड़काव होता है और वो जो है फिर जो है घुल करके जो है जलों में पहुँचता है। खेतों में कीटनाशक दवाइयों एवं अंधाधुंध रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग किया जाना। मृदा के साथ, मृदा मिट्टी के साथ साथ भूजल, जो भूमि में जल है उसमें भी जो है रसायन पहुंच जाता है। जल एवं सतही जल दोनों को प्रदूषित करता है। जो भूमि के अंदर जा रहा है और सतह पे जो जल है, दोनों को जो है वह जो है प्रदूषित कर रहा है। नंबर 2 औद्योगिक कचरा। जो फैक्ट्रियों से कचरा निकल रहा है, कारखानों से कचरा निकल रहा है, उससे उद्योगों से निकला हुआ कचरा समीपवर्ती क्षेत्र के जल स्रोतों को भयानक रूप से प्रदूषित करता है। नदी नालों में जाता है तो उनका जल भी जो है प्रदूषित हो रहा है। विशेष रूप से इससे जल में भारी रसायनों का स्तर अत्यधिक बढ़ जाता है। देखिए जल प्रदूषण के 2 कारक है।
खेतों में रसायन का प्रयोग, फिर है औद्योगिक कचरा। बहुत इम्पोर्टेंट है और बहुत आसानी से आपके समझ में आ गया होगा। नंबर 5 है प्राकृतिक आपदा का स्पष्ट कीजिए। प्रकृति से क्या क्या आपदा, क्या क्या मुसीबतें आती है, उनको बताना है हमने। आपदा अथवा प्राकृतिक आपदाएं वे आपदाएं होती है जो प्राकृतिक रूप से अथवा भौगोलिक कारणों से उत्पन्न होती है। प्राकृतिक आपदा या आपदा ऐसी है जैसे बाढ़ जो है प्राकृतिक आपदा है, तूफान वह प्राकृतिक आपदा है, अतिवृष्टि में बहुत सारा जल बरसना, सूखा पड़ना भी जो प्राकृतिक आपदा है, भूकंप आना, ज्वालामुखी विस्फोट इत्यादि। इस प्रकार की आपदाओं को पूर्णतया रोकने के उपाय अभी संभव नहीं है। इन्हें थोड़ा बहुत बचाव हो सकता है परंतु इन्हें अभी रोका नहीं जा सकता। ऐसा कोई वैज्ञानिक खोज नहीं हुई अभी तक की। किंतु इससे बचाव के लिए तथा इनके दुष्प्रभाव को रोकने के लिए विभिन्न उपाय किए जा सकते हैं। नंबर 6 देखते हैं, सुनामी से आप क्या समझते हैं। सुनामी का पहले, सुनामी जापानी भाषा का शब्द है। कहाँ से लिया गया है? ये जापानी भाषा का शब्द है जो दो शब्दों सु तथा नामी से मिलकर बना है। सु का अर्थ है बंदरगाह और नामी का अर्थ है लहरें। सु का अर्थ है बंदरगाह और नामी का अर्थ है लहरें। सुनामी शब्द का अर्थ है भीषण समुद्री लहरें। जब भूकंप का सेंटर समुद्र के अंदर होता है तब भी जो है सुनामी आती है। सुनामी लहरें ज्वारीय लहरों से बहुत अधिक भीषण, भयंकर तथा विनाशकारी होती है। सु का अर्थ क्या है? बंदरगाह और नामी का अर्थ क्या है? लहरें। और कहाँ का ये शब्द है? जापानी शब्द है। ये ध्यान रखना अच्छी प्रकार से। नंबर 7 पे वर्तमान भारत में शिक्षा प्रसार का स्वरूप संख्यात्मक है या गुणात्मक या परिणामात्मक है? तो उत्तर हो जाएगा हमारा संख्यात्मक है ये। फिर नंबर 8 पे थॉर्नडाइक ने बुद्धि के 3 भाग किए, वे कौन से हैं? कौन से हैं? तो नंबर 1 अमूर्त बुद्धि, नंबर 2 यांत्रिक बुद्धि, नंबर 3 है सामाजिक बुद्धि। थॉर्नडाइक ने 3 बुद्धि के प्रयोग भाग किए हैं। पहला अमूर्त बुद्धि, फिर यांत्रिक बुद्धि और फिर है सामाजिक बुद्धि नंबर 3। नंबर 9 पे देखिए, सीखने के प्राथमिक नियमों का उल्लेख कीजिए। कैसे सीखे जाते हैं? थॉर्नडाइक के सीखने अधिगम सीखना के 3 मुख्य नियम हैं। नंबर 1 प्राथमिक नियम प्रतिपादित किए हैं। तो नंबर 1 तैयारी का नियम, नंबर 2 अभ्यास का नियम, नंबर 3 है प्रभाव का नियम। कौन से हैं? 3, तैयारी का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। किसने किए? थॉर्नडाइक ने सीखने के 3 नियम हैं। इसके अतिरिक्त 5 गौण या सहायक नियम भी हैं, जैसे बहुविध अनुक्रिया का नियम, मनोवृत्ति का नियम, तत्व प्रबलता का नियम, अनुरूपता या सादृश्यता का नियम तथा साहचर्यात्मक स्थानांतरण का नियम। नंबर 10 पे देखते हैं, सीखने के सूझ सिद्धांत को समझाइए कि सूझ के द्वारा किस प्रकार से सीखा जाता है। तो उत्तर है कि पारिभाषिक रूप से सीखने के अंतर सूत्र सिद्धांत के अनुसार किसी समस्यात्मक परिस्थिति के सम्मुख आने पर व्यक्ति उसकी समग्र स्थिति का अध्ययन करके अंतर्दृष्टि द्वारा उस परिस्थिति के अपेक्षित समाधान खोज लेता है। इसके संबंध में कोहलर ने वनमानुष पर प्रयोग किया था। उसने भूखे वनमानुष को पिंजरे में बंद कर उसे 2 छड़ियाँ दी। वनमानुष को पिंजरे में बंद कर दिया और सामने उसके 2 छड़ियाँ रख दी और पिंजरे के बाहर कुछ दूर ले आकर के केले रख दिए। प्रारंभ में वनमानुष ने हाथ से केले लेने का प्रयत्न किया, हाथ बाहर निकाल कर केले उठाने का प्रयत्न किया, परंतु असफल रहा। थोड़ी देर बाद उसमें सूझ उत्पन्न हो गई और उसने छड़ियों को जोड़कर केले खींच लिए और खा गया। और इससे सिद्ध हुआ कि वनमानुष ने सूझ से काम लेकर अपने लक्ष्य की प्राप्ति की। नंबर 11 में देखिए, अभिप्रेरणा से क्या से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और हर बार आया है। व्यक्ति के व्यवहार के मनोवैज्ञानिक विश्लेषण से ज्ञात होता है कि प्रत्येक व्यवहार का कोई न कोई कारण अवश्य है। मनोवैज्ञानिक भाषा में व्यक्ति व्यवहार को प्रचलित करने वाले का मूल कारण को ही प्रेरणा या मोटिवेशन कहा जाता है। दूसरे शब्दों में, व्यक्ति के किसी भी कार्य या व्यवहार संपन्न होने के लिए जो आंतरिक शक्ति सक्रिय रहती है उसे ही प्रेरणा या चालक शक्ति कहा जा सकता है। प्रेरणा आंतरिक उत्तेजक भी कहा जा सकता है। प्रेरणा व्यक्ति में क्रिया उत्पन्न करती है तथा
उद्देश्य प्राप्ति की ओर क्रिया को गतिशील बनाती है। नंबर 12 में देखिए, रुचि कितने प्रकार की होती है? तो रुचि 2 प्रकार की होती है। नंबर 1 जन्मजात रुचि और नंबर 2 अर्जित रुचि। नंबर 13 में पुरस्कार क्या है? हरलॉक के अनुसार पुरस्कार वांछित कार्य के साथ सुखद साहचर्य स्थापित करने का साधन है। नंबर 14 में देखिए, रुचि के निर्माण के क्या आधार हैं? फिर उत्तर है रुचि निर्माण के मुख्य आधार है। नंबर 1 प्रेरणा, नंबर 2 है प्रवृत्ति। नंबर 15 देखते हैं, मानसिक स्वास्थ्य से आप क्या समझते हैं? तो हैरीफील्ड के अनुसार संपूर्ण व्यक्तित्व की पूर्ण और संतुलित क्रियाशीलता को मानसिक स्वास्थ्य कहा जाता है। अतः मानसिक स्वास्थ्य का अर्थ है वास्तविक जीवन में वातावरण से पर्याप्त सामंजस्य बनाए रखने की योग्यता। फिर है नंबर 16, मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान से आप क्या समझते हैं? तो उत्तर है मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का अर्थ है मन को स्वस्थ या निरोग रखने वाला विज्ञान। अतः मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान वह विज्ञान है जो मानसिक स्वास्थ्य के नियमों का अध्ययन करता है तथा मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्तियों का उपचार करता है। यह मानसिक रोगों के कारणों का ज्ञात करता है तथा इन रोगों की रोकथाम की व्यवस्था भी करता है। नंबर 17 है, ए माइंड दैट फाउंड इटसेल्फ पुस्तक किसने लिखी है? तो क्लिफोर्ड विटिंघम बियर ने ये लिखी है। फिर है नंबर 18 पे, मनोविश्लेषण के जनक कौन थे? तो मनोविश्लेषण के जनक थे फ्राइड। देखिए प्रश्न नंबर 19, उपलब्धि परीक्षण के क्या उद्देश्य हैं? तो उत्तर है उपलब्धि परीक्षण के कुछ उद्देश्य निम्नलिखित हैं। नंबर 1, छात्रों के ज्ञानार्जन की जांच करना। नंबर 2, छात्रों की बुद्धि के विकास का ज्ञान प्राप्त करना। नंबर 3 है व्यक्तिगत विभिन्नता, विशेषता, क्षमताओं तथा ज्ञानार्जन की मात्रा का ज्ञान प्राप्त करना। नंबर 4 है सफलता के आधार पर छात्रों के श्रेणीकरण एवं कक्षा प्रोन्नति हेतु सहायता प्रदान करना। नंबर 5 है छात्रों की कठिनाइयों के निदान हेतु सहायता प्रदान करना। नंबर 6 है शिक्षक को अध्यापन विधि की सफलता का ज्ञान करना। फिर क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं, निर्देशन का अर्थ और इसकी आवश्यकता की व्याख्या कीजिए। निर्देशन का अर्थ और इसकी व्याख्या आवश्यकता की व्याख्या कीजिए। देखिए उत्तर देखिए, स्किनर के अनुसार निर्देशन एक प्रक्रिया है जो कि नवयुवकों को स्वयं, अपने से, दूसरों से तथा परिस्थितियों से समायोजन करना सिखाती है। तो यह ऐसा निर्देशन होता है। अब देखिए आगे 21 क्वेश्चन नंबर 21, परामर्श किसे कहते हैं? तो इसके कितने प्रकार हैं? उत्तर देखिए, जी.ई. पायर्स के अनुसार परामर्श का अभिप्राय है दो व्यक्तियों का संपर्क जिनमें से एक व्यक्ति को किसी प्रकार की सहायता दी जाती है। सामान्य रूप से परामर्श 7 प्रकार वर्णित किए गए हैं। देखिए नंबर 1 मनोवैज्ञानिक परामर्श, नंबर 2 मनोचिकित्सक परामर्श, नंबर 3 है नैदानिक परामर्श, नंबर 4 है वैवाहिक परामर्श, नंबर 5 है व्यावसायिक परामर्श, नंबर 6 है छात्र परामर्श, नंबर 8 है स्थानापन्न परामर्श। 22 नंबर देखते हैं, बुद्धि लब्धि का सूत्र लिखिए। तो ये बुद्धि लब्धि का सूत्र है, बुद्धि लब्धि IQ बराबर मानसिक आयु MA बटा शारीरिक आयु CA, ये CA कहलाती है, बराबर गुणा 100। देखिए बुद्धि लब्धि का सूत्र क्या है? बुद्धि लब्धि IQ बराबर मानसिक आयु MA बटा शारीरिक आयु CA बराबर गुणा 100। तो ये है इसका सूत्र। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23, मंद बुद्धि बालक की बुद्धि लब्धि लिखिए। तो मंद बुद्धि के बालक की जो है बुद्धि लब्धि 80 से 90 तक होती है। नंबर 24 पे देखते हैं, बुद्धि के एक सत्तात्मक सिद्धांत के समर्थक कौन थे? तो कौन थे? बेनेट एवं टर्मन आदि। 25 क्वेश्चन पे देखते हैं, बुद्धि क्या है? उत्तर देखते हैं, नवीन परिस्थितियों में अभियोजित करने की क्षमता अथवा योग्यता को बुद्धि कहते हैं। तो इस प्रकार से भैया बहनों मैंने आपको जो है पूरे पेपर की जानकारी दी। बहुविकल्प पेपर की मैंने वीडियो भेजी, अति लघु उत्तरीय प्रश्नों की और विस्तृत उत्तरीय प्रश्नों की वीडियो आप देख सकते हैं। और आप अच्छी प्रकार से अपने पेपर को हल करके आएंगे ताकि आपके अच्छे नंबर आए। और इसी प्रकार के अन्य विषयों की वीडियो भी आपके पास में उपलब्ध करा दी जाएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए
अपने दोस्तों से शेयर भी अवश्य कीजिए। धन्यवाद।